ड्रीम फाउंडेशंस कि उन्होंने मुझे इस टॉक के लिए इनवाइट किया। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई वुड लाइक टू स्टार्ट द सेशन, जो हमारा आज का सेशन है। और हमारा जो आज का सेशन है उसका टाइटल है करियर इन टीचिंग सेक्टर। एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड माय very good name is Dipali Seth. I'm working as a lecturer in English in Dalbagh Educational Institute. और अगर आप पूछें कि मेरा करियर का पूरा पोर्टफोलियो क्या है, सो आई वुड लाइक टू जस्ट टेल कि मैंने ग्रेजुएशन किया एंड द टॉपिक ऑफ माय graduation was basically from chemistry and from botany. And after that I did my B.Ed. मैंने पेडागोजिकल साइंसेस में किया और पेडागोजिकल ऑफ बॉटनिकल साइंसेस में किया। उसके बाद आई डिड वर्किंग इन रेप्यूटेड स्कूल्स ऑफ माई ओन सिटी विच वॉज बेस्ड ऑन CBSE and ICSE boards. And after that I decided to do masters in English because I love reading and I want to explore more in communication, in English literature, both the fields. फिर मैंने अपने MA किया एंड फाइनली आफ्टर द MA आई गेव अप सम एग्जाम्स ऑफ टीचिंग विच आई क्वालिफाइड, एंड आई ऑल्सो क्वालिफाइड द एग्जाम फॉर द PhD, and now I am pursuing PhD in English literature and a bit of the pedagogical approaches in that. So today our session is about career in teaching sector. आप सभी किस तरीके से टीचिंग सेक्टर में अपने आप को आजमा सकते हैं। सो टीचिंग बेसिकली जो हम लोग सुनते हैं आजकल लोगों से कि इट इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन, इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोफेशन, तो ये बहुत ही एक गलत धारणा है जो मैं आज क्लियर करना चाहूँगी। दैट टीचिंग इज़ नॉट एट ऑल अ वेरी सिंपल प्रोफेशन और अ वेरी सिंपल जॉब, क्योंकि इस प्रोफेशन में हम एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर बहुत सारे हेट्रोजिनस पॉपुलेशन से मिलते हैं। नाउ यू नीड टू बी वेरी मच श्योर कि आप उनको हैंडल कैसे कर सकते हैं, बिकॉज टीचिंग इज़ अ टू वे प्रोसेस। यू हैव टू एक्ट एज अ गाइड, आपको एक मेंटर, एक फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करना है और आपको एक क्लासरूम को हैंडल करना है। नाउ दैट क्लासरूम इज़ फ्रंट ऑफ यू, दैट इज़ हैविंग हेट्रोजेनिटी। वहाँ पे तमाम अलग अलग कल्चर के लोग आते हैं, अलग रीजन से आते हैं। नाउ टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं टू बिकम फ्यूचर टीचर्स, टू बिकम फ्यूचर एकेडमिशियंस, टू बिकम फ्यूचर एजुकेटर्स, तो उसमें सबसे पहले आप खुद श्योर हों। अब आप खुद श्योर कैसे होंगे? सो द ओनली ऑप्शन वे यू कैन सेल्फ एसेस, आप खुद को सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं कि क्या मैं इस प्रोफेशन के लिए बना हूँ या बनी हूँ। इज दैट यू स्टार्ट टीचिंग योर सिबलिंग। आप अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाना स्टार्ट करिए एंड ग्रेजुअली यू विल कम टू नो कि क्या आप इस प्रोफेशन में एडजस्ट हो पा रहे हैं या नहीं। अगर आप विलिंगली उस काम को कर रहे हैं, बिना किसी प्रेशर के उस काम को कर रहे हैं, then definitely you are meant for this profession. But कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप प्रेशर में आके ये काम कर रहे हैं, so definitely don't do this, because you should do only those things which you feel connected with, जिससे आपको अच्छा लगे। So teaching profession में आने से पहले आप अपने घर से शुरुआत करिए। You try to teach your siblings, you try to teach your colony students, colony में जो आपके बच्चे हैं, आप पहले उनको पढ़ाइए। तब आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ, यू आर एंजॉइंग दिस प्रोफेशन और आप फर्दर इस प्रोफेशन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमने बात करी कि आप किस तरीके से अपने आप को सेल्फ चेक कर सकते हैं कि आप इस प्रोफेशन के लिए ही बने हैं, बिकॉज यू गेट टू नो कि आपको वो चीज़ पसंद आ रही है। फिर हम बात करते हैं जैसे कि आप लोग 10th के स्टूडेंट्स हैं, 12th के स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग ग्रेजुएशन करे हुए हैं, कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करे हुए हैं, तो आप किस तरीके से टीचिंग में अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो बेसिकली जो टीचर्स होते हैं वो आपके प्राइमरी लेवल के होते हैं, नर्सरी लेवल के होते हैं। पहले तो मैं नर्सरी लेवल की बात करूँगी। नर्सरी लेवल के होते हैं, प्राइमरी लेवल के होते हैं, अपर प्राइमरी लेवल के होते हैं, एंड देन फाइनली इट इज़ योर 9 to 12।
तो अगर आपको अपना प्रोफेशन डेवलप करना है इन टीचिंग, तो आप ट्यूशन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाकर आप अपने आप को एसेस कर सकते हैं कि आप कितनी नॉलेज उनको दे सकते हैं बिना खुद कहीं से पढ़े हुए। हाउ कैन यू रिलेट द डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस विद योर स्टूडेंट्स, और कितना आप कर पा रहे हो ईजी। तो आज हम बात करेंगे कि टीचिंग प्रोफेशन के लिए हमारे मेजर जो इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं वो कौन कौन से हैं। सो देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपके लिए कोई एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट है टीचिंग का। ये जो आपका प्रोफेशन है, अगर आप जाना चाहते हैं तो पहले ये जो कोर्स कहलाता है इसके बहुत सारे नाम होते हैं। पहला जो आपका कोर्स होता है वो कहलाता है DLED, दैट इज़ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। BLED, that is bachelor's in elementary education. Then you have your B.Ed, that is bachelor's in education. And then you have your final M.Ed, that is master's in education. तो ये सभी स्ट्रीम जो हैं ये आपको टीचर बनने के लिए प्रोत्साहित करती हैं और आगे बढ़ने की एक दिशा दिखाती हैं। सो हमारे पास अगर आप देखें इंडिया में, तो यू हैव NIOS, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो आपका DLED का कोर्स करवाता है। फिर आपके पास ऑप्शंस आते हैं, अगर आप B.Ed करना चाहते हैं, दैट इज़ बैचलर्स इन एजुकेशन, तो ये आपका 2 साल का कोर्स हो गया है अब 2015 से। पहले ये आपका 1 साल का कोर्स होता था, अब ये आपका 2 साल का कोर्स हो गया है। तो इस कोर्स को रन करने के लिए आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं। गवर्नमेंट यानी कि आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, आप उसको क्वालिफाई करते हैं एंड देन यू गेट दी कॉलेजेस। कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी ये कोर्स करवाती हैं और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी ये कोर्स करवाती हैं और कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी ये कोर्स करवाती हैं। सो इस तरीके से आप अपने आप को एग्ज़ाम के थ्रू, रिटन एग्ज़ाम के थ्रू क्वालिफाई करके इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। नाउ ये जो आपके कोर्सेज़ हैं ये आप किस किस लेवल पे अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, अब हम उसकी बात करेंगे। सो मोड ऑफ एंट्री इज़ आवर सेकेंड हेडिंग फॉर द टॉक। सो अगर हम बात करें आफ्टर 12th, अगर आप चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट है कि आप आफ्टर 12th ही टीचर बनना चाहते हैं, यू वांट टू बी एजुकेटर्स आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 12th स्टैंडर्ड करके अगर आप चाह रहे हैं तो आप नर्सरी, लोअर KG और अपर KG के स्टूडेंट्स को ही पढ़ा पाएंगे। अब उसके लिए कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, किस कोर्स में एनरोल होना है, वो हमारा कहलाता है ECCE, दैट इज़ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जिसको हम लोग एंटिटी भी कहते हैं। एंटिटी का फुल फॉर्म इज़ वेरी क्लियर, दैट इज़ नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग। और इसका जो ड्यूरेशन होता है ये 2 साल का होता है। इसमें आपको सिखाया जाता है कि आप किस तरीके से छोटे बच्चों, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो हार्डली ऑफ 2.5 years, 3 years, 3.5 years, तो आप उन सबको कैसे मैनेज करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो छोटे बच्चों को मैनेज करने में आती है, क्योंकि उनका आपको नेक्स्ट रिएक्शन पता नहीं होता, हाउ आर दे गोइंग टू रिएक्ट। सो यू नीड टू बी वेरी पेशेंट, वेरी काम विद देम। तो ये जो एंटिटी का कोर्स होता है ये आप 12th के बाद देख सकते हैं, और इसमें आपको बताया जाता है कि आप किस तरीके से नर्सरी, प्ले ग्रुप और लोअर KG के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और इसमें ज़्यादा मेरिट हाई भी नहीं जाती है, आपके 12th के मार्क्स अच्छे होने चाहिए। यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 55-60% टू गेट एनरोल्ड इन दिस प्रोग्राम। तो ये तो उन बच्चों के लिए हो गया जो 12th के बाद डायरेक्टली इस फील्ड में जाना चाहते हैं और छोटे बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्टेड है। अब हमारा दूसरा आता है प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर का मतलब ऐसे टीचर्स जो कि 1 to 5 तक की क्लासेस को हैंडल कर सकते हैं। प्राइमरी के बाद आपका जो आता है वो कहलाता है आपका अपर प्राइमरी। अपर प्राइमरी मतलब वेयर यू कैन टीच फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड। एंड आफ्टर दैट यू हैव योर जूनियर टीचर। जूनियर टीचर जो होते हैं वो हमारे 9 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। इनके पास ज़्यादा जिम्मेदारी होती है क्योंकि बोर्ड्स आ जाते हैं, कंसेप्चुअल नॉलेज हो जाती है, इतनी ज़्यादा बेस बच्चों का बनाना होता है। तो इसमें आप 12th के बाद ये कोर्स नहीं कर सकते। यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट, और इवन आई टुडे से दैट यू नीड टू बी अ पोस्ट ग्रेजुएट। यू हैव टू बी थॉरो विद योर नॉलेज। आपको अपनी नॉलेज पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए क्योंकि आप किसी का करियर बिल्डअप कर रहे हैं।
एंड इस तरीके से आप ये फर्दर क्लासेस को देख सकते हैं। तो अगर हम प्राइमरी टीचर की बात करें तो प्राइमरी टीचर मतलब जैसे मैंने बताया इट इज़ कंप्राइजिंग ऑफ 1st to 5th क्लास। अब इसके लिए जो कोर्स होता है हमारा वो कहलाता है हमारा BTC। BTC पहले कहते थे, अब इसको हम DLED कहते हैं। DLED मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब इस कोर्स को आप आफ्टर 12th भी कर सकते हैं। अब आफ्टर 12th अगर आप करना चाहें एंटिटी तो उससे आपको LKG, UKG और प्ले ग्रुप के लिए पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। बट इफ़ यू आर डूइंग दिस DLED आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड देन you will be eligible to teach up to 5th standard, and you cannot directly teach in government schools. गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपको इन सभी कोर्सेज के बाद, चाहे हम DLED की बात करें, चाहे हम DLED की बात करें या हम B.Ed की बात करें, you have to qualify a teaching exam which is called as your state exam, TET, TET और your CTET which is your central level exam। उसकी भी हम आगे बात करेंगे, बट अभी मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप प्राइमरी में पढ़ाना चाहते हैं सो यू हैव टू कंप्लीट योर 12th स्टैंडर्ड एंड देन यू हैव टू फिल द फॉर्म फॉर द DLED, ठीक है। और इस तरीके से आप इस कोर्स में फर्दर आगे बढ़ सकते हैं। ये जो आपका कोर्स होता है ये आपका बेसिकली 2 साल का होता है। 2 साल का मतलब 4 सेमेस्टर का कोर्स होता है और 4 सेमेस्टर्स के आपके अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका साल में एक बार एग्जाम होगा, आपका साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट होगा बिकॉज इट इज़ कंप्राइजिंग ऑफ 4 सेमेस्टर्स। उसके बाद आप CTET का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। तो CTET की मैं बार बार बात करूँगी क्योंकि ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है जिसके बेसिस पे आप गवर्नमेंट स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं और आप फिर इस तरीके से अपने आप को आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो जो CTET का हमारा एग्ज़ाम होता है दैट इज़ द सेंट्रल एग्ज़ाम फॉर टीचिंग, फॉर टेस्टिंग योर टीचिंग एप्टीट्यूड। तो जो आपका CTET का एग्ज़ाम बेसिकली होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2। अब पेपर 1 जो होता है वो बेसिकली हम प्राइमरी सेक्शंस को जज करने के लिए कंडक्ट कर लेते हैं। आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज, लेट द सेशन फर्स्ट गो इन द फ्लो। जो भी हैं आदित्य, आरुद्रा, सोनी, मान्या, आई डेफिनेटली कम टू योर पॉइंट्स, not worry about that, but let us first listen, okay? So what I was telling is that जो CTET का हमारा एग्जाम होता है वो बेसिकली 2 क्लासेस में आइडेंटिफाई और डिवाइड हुआ है। फर्स्ट इज योर फर्स्ट पेपर एंड सेकंड इज योर सेकंड पेपर। सो फर्स्ट पेपर जो अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो उससे आप प्राइमरी टीचर बन जाते हैं। और जो कोर्स होता है इस एग्ज़ाम का वो बेसिकली आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, आपकी पेडागोजी चेक करी जाती है। पेडागोजी एक नया वर्ड आप लोग सुन रहे होंगे शायद आज। पेडागोजी इज एक्चुअली द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, दैट हाउ विल यू टीच, आप कैसे पढ़ाएंगे किसी को। सो दैट इज बेसिकली चेक्ड इन द एग्जाम ऑफ पेपर 1 और पेपर 2। फिर अगर आप प्राइमरी के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं तो आपका जो कोर्स वो लोग रखते हैं वो आपका SST होता है, आपका साइंस होता है, आपका इंग्लिश होता है और आपका हिंदी होता है, जो बहुत ही बेसिक होता है। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दीजिए, मैथमेटिकल इक्वेशंस पे ध्यान दीजिए एंड आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इट इज़ नॉट दैट हार्ड। फिर अगर आप सेकंड पेपर देना चाहते हैं तो सेकंड पेपर में आपका लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है और यहाँ पर हम स्ट्रीम्स को डिवाइड कर देते हैं। ईदर आप SST का पेपर कंडक्ट करें या आप साइंस के पेपर को ऑप्ट करें, इस तरीके से होता है। आपका इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू पेपर 1, हिंदी का आपका लेवल बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू पेपर 1 और जनरल अवेयरनेस थोड़ी सी पेपर में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं ताकि हम एक हॉलिस्टिक टीचर को बच्चों के सामने प्रेजेंट करें। तो एक जो कैंडिडेट है वो पेपर 1, पेपर 2 दोनों दे सकता है और अगर वो चाहे तो पेपर 1 अलग से दे सकता है और पेपर 2 भी अलग से दे सकता है। सो ये हमारा पॉइंट अभी क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ CTET और इसके किस तरीके से बाइफर्केशंस होते हैं। तो CTET आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ज़रूर इस एग्ज़ाम को पास होना है, ज़रूर करना है। और मेरा दावा है कि अगर आप रेगुलर स्टडीज़ करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखते हैं,
सो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़े बहुत इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ की। इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ का मतलब ये होता है जो हमारे ग्रेजुएशन लेवल के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो 3 इयर्स के होते हैं। उसमें आपका जो ये बीएड है ये उसी में इंटीग्रेटेड होता है। तो ये जो हमारा कोर्स कहलाता है ये आप बीए विद बीएड कर सकते हैं, बीएससी विद बीएड कर सकते हैं, बीकॉम विद बीएड कर सकते हैं। और ये जो हमारा प्रोग्राम है ये कहलाता है बीएलएड, दैट इज़ बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और इस कोर्स के बाद आप 1 to 8th लेवल तक पढ़ाने के लिए अप्रोप्रिएट हो जाते हैं। अब इसमें कुछ कॉलेजेस हैं दिल्ली के जो इस कोर्स को कंडक्ट करवाते हैं, तो आप डेफिनेटली उस पर सर्च आउट कर सकते हैं एंड यू कैन वेरी वेल गो थ्रू द एग्ज़ाम। बट इसके लिए भी याद रखिएगा दैट यू नीड योर सीटेट और योर स्टेट एग्ज़ाम ऑफ टेट। फाइन, अब हम सीधे जंप करते हैं हमारे बीएड प्रोग्राम। बीएड का जो हमारा जो प्रोग्राम होता है दैट इज़ बैचलर्स इन एजुकेशन। ये आपका ग्रेजुएशन तरीके का ही प्रोग्राम होता है। पहले ये 1 साल का प्रोग्राम होता था, बट 2015 से इट हैज़ बिकम अ 2 years प्रोग्राम। सो ग्रेजुएशन के बाद अगर आप अपने आप को एनरोल करते हैं बीएड में, देन यू आर एलिजिबल फॉर टीचिंग टीजीटी। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं और फिर भी आप बीएड करना चाहते हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर पीजीटी। नाउ व्हाट इज दिस पीजीटी, व्हाट इज दिस टीजीटी? टीजीटी का मतलब ये होता है कि आप 10th स्टैंडर्ड, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कहते हैं टीजीटी को, आप 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा सकते हैं। और अगर आपने व्हाट इज द परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर बीएड? सी, फॉर एनी एग्जाम, for any qualification, if you want to gain some experience into that, आपके लिए 55% से 60% होना कंपलसरी है। उससे कम अगर आप रखते हैं तो आई डोंट थिंक कि आप एक अच्छे तरीके से एक एक्सपीरियंस टीचर बन के बाहर आओ। फर्स्ट यू नीड टू बी नॉलेजेबल टू योर सेल्फ। सो 55% से 60% तक की रिक्वायरमेंट होती है फॉर दिस बीएड। So I was telling about PGT and TGT. PGT is postgraduate trainer teacher and TGT is your trained graduate teacher. तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अगर आपने अपना MA कर लिया है या आपने अपनी MSc कर ली है, उसके बाद आप अगर बीएड के कोर्स में एनरोल होते हैं, सो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल टू टीच 11th and 12th स्टैंडर्ड, बिकॉज जो 11th और 12th स्टैंडर्ड का कोर्स होता है वो थोड़ा सा हाई लेवल का होता है। आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत बहुत अल्ट्रा क्लियर होने चाहिए। सो इन दैट कंडीशन यू नीड टू बी क्लियर विद योर ओन कॉन्सेप्ट्स, और फिर आप पीजीटी कहलाते हैं वंस यू आर डन विद योर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड योर बीएड। फिर हमारा सबसे लास्ट में ऑप्शन आता है स्पेशल एजुकेशन का। स्पेशल एजुकेशन जो होता है वो हमारा मेंटली रिटार्डेड या डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए भी होता है। तो उसके लिए जो हमारे टीचर्स होते हैं वो नॉर्मल टीचर्स नहीं पढ़ा सकते हैं, बिकॉज जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं या जो मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए वी नीड टू गिव सम काइंड ऑफ स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू द टीचर्स। तो टीचर्स को भी बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव, इमोशनली अटैच्ड, सिंपैथेटिक होना पड़ता है, जो कि स्पेशल एजुकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है। बिकॉज जो आपके सामने बच्चा है, जो आपके सामने स्टूडेंट है, ही इज़ चैलेंज्ड, सो आपको भी उसको उस तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। सो फॉर दैट यू हैव योर डीएड विच इज़ डिप्लोमा इन एजुकेशन, और कुछ कॉलेजेस जो हैं वो बीएड इन स्पेशल एजुकेशन भी करवाते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि फिज़िकल एजुकेशन में या पीटी टीचर्स बनना चाहते हैं, तो उनके लिए यू हैव DPE, दैट इज़ डिप्लोमा इन फिज़िकल एजुकेशन। या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड कर सकते हैं, तो आप एकेडमिक्स पढ़ाएंगे बच्चों को, आप बच्चों को स्कूल में क्लासरूम में भी जाके पढ़ाएंगे। बट अगर आप ग्रेजुएशन के बाद पीटी टीचर बनना चाहते हैं, फिजिकल ट्रेनी बनना चाहते हैं किसी भी स्कूल में, देन यू हैव टू गो फॉर BPEd विच इज़ बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन। और इसके लिए आपको सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करना पड़ता है।
ma'am, how do you ensure that the students remain engaged during the lectures? What kind of difficulties you face while teaching? I'll get in touch with every question. Let the session first begin, and then it has to be ended also. I'll take up every question. Don't worry about that. So now I will talk about कि अगर आप ये कोर्सेज कर रहे हैं DLED का बेसिकली, तो आपको उसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, what you will study in this course. So इसमें जो आपकी DLED के कोर्सेज होते हैं, it is very simple, very interesting and it is very scoring. आपको बस अपना पेस मेंटेन करके चलना है and you will win this path. So जो कोर्सेज इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो है चाइल्ड डेवलपमेंट. चाइल्ड डेवलपमेंट में हम लोग पढ़ाते हैं कि आप किस तरीके से चाइल्ड साइकोलॉजी समझोगे, बिकॉज यू आर गोइंग टू फेस students of different ages. So there, child development is one of the first course. Second is society and education, because as a teacher, you are doing welfare for the society. So society and its education is very important. Third is psychology. Psychology में आपको बताया जाता है कि आप बच्चों के मनोविज्ञान को समझिए, because students will never know how they act, वो कब कैसे react करते हैं. So you have to be very calm, very patient with students. So psychology पढ़ाई जाती है जहाँ पे हम different theories के बारे में पढ़ते हैं जो हमें relate कर पाते हैं हम, जिससे कि बच्चा अगर वो सोच रहा है तो वो क्यों सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, और आपको किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करना है. आपको कहीं पे भी स्टूडेंट्स को ये फील नहीं करवाना है कि उनमें कुछ कमी है, because errors are the stepping stones to success. Always remember. So you have to make sure that the students are learning from you, are grasping knowledge from you. So you don't have to be just a teacher. आपको टीचर की तरह एक्ट नहीं करना है. You have to act like a facilitator, guide, mentor. आप टीचर के आयाम बढ़ गए हैं. You are not just a teacher. आप एक मेंटर हो, गाइड हो, फैसिलिटेटर हो, हेल्पर हो, और आप बच्चों को हमेशा सपोर्ट करोगे. सो दैट काइंड ऑफ फील स्टूडेंट्स शुड गेट फ्रॉम यू. इसलिए हम लोग साइकोलॉजी पढ़ाते हैं टीचर्स को, और इसमें हम डिफरेंट थ्योरीज के बारे में डिस्कशन करते हैं जो पुराने हमारे साइकोलॉजिस्ट ने, एजुकेशनिस्ट ने ऑलरेडी डेवलप कर दी है. फिर हम बात करते हैं नॉर्मल इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. You have to understand communication. You have to understand what tense you are going to use, how you are going to speak in the different language apart from Hindi, apart from your own regional language. So this you should be aware of. Then you have your Hindi. आपकी हिंदी की भी नॉलेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि जो आपके स्टूडेंट्स हैं DLED में मैं बात कर रही हूँ जैसे, तो वो 1st to 5 में होते हैं. वो बेसिकली समझना चाहते हैं कि आप किस तरीके से शब्दों को जोड़ रहे हो, शब्दों का क्या मीनिंग निकल रहा है, कैसे आप वाक्य बना रहे हो, वाक्य संरचना क्या होती है, आपकी क्या भाषा होती है. तो वर्ण विचार, शब्दावली आपकी, वोकैबुलरी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जो आप DLED के प्रोग्राम से बहुत अच्छे से समझ पाते हो. एंड फाइनली जो इसमें आता है वो आपका आता है सोशल साइंस. सोशल साइंस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? क्योंकि इसमें हम बताते हैं कि आप किस तरीके से एनवायरनमेंट, सोशल साइंसेस को स्टडी कर सकते हो, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, वी आर लिविंग इन एन एनवायरनमेंट, सो डेफिनेटली वी वांट टू बी फुली अवेयर. फिर हम थोड़ा सा बात करेंगे BEd के कोर्सेज के बारे में, जो मैंने खुद किया हुआ है, और हमारा पहला बैच था 2 ईयर के प्रोग्राम का, क्योंकि 2015 में जो ये प्रोग्राम था वो 2 साल का हो चुका था. इट हैज़ गॉट 4 सेमेस्टर्स, और ये एक बहुत ही थॉरो प्लान्ड कोर्स है जो एक होलिस्टिक टीचर को बाहर निकालता है, उभर के बाहर निकालता है. कोई कसर नहीं छोड़ता है ये BEd आपको एक होलिस्टिक पर्सन डेवलप करने में. सो नाउ आई विल डिस्कस विद यू दैट व्हाट आर द डिफरेंट कोर्सेज जो आप पढ़ेंगे अपने सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 में. जस्ट इन ब्रीफ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. पहला जो आपका कोर्स होता है वो होता है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बिकॉज आपका जो स्टूडेंट है ही इज़ गोइंग टू ग्रो अप एट एवरी लेवल. सो व्हेन अ चाइल्ड इज़ ग्रोइंग अप, हिज और हर साइकोलॉजी इज़ ऑल्सो ग्रोइंग अप. So you have to be very patient with the student, very patient with the child. इसीलिए हमें ये childhood and growing up पढ़ाया जाता है.
सेकेंड इज कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, कि प्रेजेंट में हमारी क्या एजुकेशन सिस्टम है, पास्ट में क्या एजुकेशन सिस्टम था, क्या मॉडिफिकेशंस हुए हैं, क्यों मॉडिफिकेशंस हुए हैं। और एम आई ऑडिबल? Am I audible? Anyone of you just say. Okay, fine. Thank you so much. So I was discussing that we get to know about contemporary India and education. Third is basics of pedagogy. Pedagogy, as I've told you earlier also, कि ये आर्ट और साइंस होती है टीचिंग की। फिर आपको पढ़ाया जाता है एपिस्टेमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो हमारे इंडियन लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे एजुकेशनिस्ट रहे हैं, लाइक आई टॉक अबाउट महात्मा गांधी जी, आई टॉक अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर जी, आई टॉक अबाउट घोष जी, तो उन्होंने किस तरीके से एजुकेशन को रीडिफाइन किया, रीमॉडिफाई किया। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते थे, द मोर फ्रीडम यू गिव टू द स्टूडेंट्स द मोर दे लर्न। आप इनको आंगन में छोड़ दीजिए, आप इनको अपनी मिट्टी में छोड़ दीजिए, ये निखर के आएंगे। सो सबकी अपनी अपनी फ़िलॉसफी होती है, उस फिलॉसफी को हम लोग स्टडी करते हैं एपिस्टेमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन में। देन हमारा मेजर कोर्स होता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एंड लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि आप डिफरेंट लैंग्वेज के बच्चों से मिलेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव ऑल्सो। उस कंडीशन में आपको लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम और लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाए जाते हैं। और फिर जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें आपकी स्कूल इंटर्नशिप होती है। स्कूल इंटर्नशिप का मतलब ये होता है यू गो टू स्कूल, यू गो टू एनी ऑफ द स्कूल्स, आपको ले जाया जाता है अपने कॉलेज से और फिर आप बच्चों को वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। अभी आपको पढ़ाना नहीं है, अभी आपको सिर्फ स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करना है कि बच्चे कैसे क्लासरूम में बैठते हैं, उनकी क्या हरकतें होती हैं और आप कैसे मैनेज करते हैं। तो उसमें हम दो काम करवाते हैं। जो हमारी प्यूपिल टीचर होती हैं, प्यूपिल टीचर का मतलब जो आपके बीएड के स्टूडेंट्स हैं उनका जो नाम होता है वो कहलाते हैं प्यूपिल टीचर्स। सो प्यूपिल टीचर्स को हम लोग पहले तो ऑब्जर्वेशनल प्लान्स बनवाते हैं कि आपने क्या ऑब्जर्व किया क्लासरूम में। पीछे बैठ जाते हैं प्यूपिल टीचर्स क्लासरूम में, बच्चे बैठे होते हैं अपनी सीट्स पे और टीचर जो होता है जो उनकी क्लास में पढ़ाता रहता है। सो प्यूपिल टीचर्स ऑब्जर्व कि क्लासरूम कैसे मैनेज की जाती है। ऑल्दो वो पढ़ के आए हुए होते हैं उसी स्कूल से, उसी कॉलेज से, बट फिर भी अब उनका रोल चेंज हो गया, नाउ दे आर प्यूपिल टीचर्स। सो वो ऑब्जर्व करते हैं और फिर उनके कोर्स में होता है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का मतलब एक छोटी सी समस्या ली आपने किसी भी एक स्टूडेंट की और उस पर आपने रिसर्च किया। सपोज कोई बच्चा आपसे कहता है कि मेरा होमवर्क करने में मन नहीं लग रहा है, अब आपको पूछना है, ढूंढना है वाई, हाउ, व्हेन, ये सारे सवाल आपको उस बच्चे से पूछने हैं। क्यों? ताकि आप उसकी साइकोलॉजी स्टडी कर पाएँ, क्योंकि आपको एक टीचर को एक साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए, उसे बच्चों की मानसिकता समझनी चाहिए। तो एक्शन रिसर्च में हम एक छोटी सी समस्या देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, प्यूपिल टीचर्स को, एक बच्चे या 2-3 बच्चे अलॉट कर देते हैं और उस पर वो स्टूडेंट वर्क करता है। तो ये हमारा कोर्स होता है फर्स्ट सेमेस्टर का। सेकेंड सेमेस्टर में आप थोड़े बहुत एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं टीचिंग में, तो आपको उसका इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है। तो अब हम इस पे बात करते हैं सीधे फाउंडेशन पे, हाउ यू हैव टू टीच। अभी तक आप ऑब्जर्व कर रहे थे, अभी तक आप सीख रहे थे। इसमें आप पढ़ते हैं पेडागोजी। पेडागोजी आप पढ़ेंगे अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, जो भी आपका ग्रेजुएशन में कोर्स था। लाइक मेरा, आई वॉज हैविंग केमिस्ट्री ऑनर्स एंड बॉटनी, सो मेरा सब्जेक्ट हो गया पेडागोजी ऑफ साइंस। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपका कहलाएगा पेडागोजी ऑफ कॉमर्स। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, लाइक हिस्ट्री आपका है, पॉलिटिकल साइंस है आपका, सोशियोलॉजी है, तो आपका कहलाएगा कोर्स पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस हो, कॉमर्स हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, इसमें बताया जाता है कि आप कैसे पढ़ाएंगे अपने सब्जेक्ट को। आपने खुद तो पढ़ लिया, वो बहुत आसान है, पढ़ाना इज़ अ डिफरेंट टास्क। सो पेडागोजी में आपको सिखाया जाता है कि आप कैसे
कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। लाइक अगर मैं बात करूँ अपने पेडागोजी ऑफ साइंसेज की, तो पेडागोजी ऑफ साइंसेज में हमें ये बताया गया है कि आपको AV एड्स यूज़ करने हैं, ऑडियो विजुअल एड्स, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो लेक्चर नहीं सुन सकते हैं, आपको उन्हें मोटिवेट करना है, आपको उनको एक्सपेरिमेंटल टीचिंग करना है। सो फॉर दैट आपको ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ करना ही पड़ेगा। अब उस कंडीशन में आप डेली लाइफ एग्जाम्पल्स को अगर आप अपनी थ्योरीज में इंकॉर्पोरेट करेंगे तो बच्चे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे एंड दे विल डेफिनेटली लर्न अबाउट। तो पेडागोजी ऑफ साइंस हो गया और पेडागोजी ऑफ आपका कॉरस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट। फिर इसमें पढ़ा जाता है ICT। ICT इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कैसे आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आपके बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर कुछ स्कूल्स परचेज कर सकते हैं। तो आपको उस प्लेटफॉर्म की नॉलेज होनी चाहिए। आप कैसे वाइट बोर्ड उसका यूज़ करोगे, कैसे आप उसका हाइलाइटर यूज़ करोगे, कैसे आप उसमें प्रेजेंटेशन को इनकॉर्पोरेट करोगे, कैसे आप उसमें PDF चला के बच्चों को पढ़ाओगे। सो वो हैंडी होने के लिए आपको ICT स्किल्स सिखाई जाती है। तो पूरी आप मान के चलिए दैट यू आर गोइंग टू हैंडल कंप्यूटर्स वेल आफ्टर यू बिकम द टीचर। फिर इसमें आपको पढ़ाते हैं असेसमेंट एंड लर्निंग। असेसमेंट एंड लर्निंग का मतलब ये होता है कि आप टेस्ट कैसे लेंगे बच्चों का। टेस्ट पेपर बनाना कोई आसान काम नहीं। क्यों? क्योंकि आपको एक ऐसी क्लास मिली हुई है जहाँ पे सारे टॉपर्स तो है नहीं, ना ही सारे बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं। आपका जो ग्राफ है वो आपका बिलो एवरेज का भी है, एवरेज का भी है और अपर एवरेज का भी है। अब आप पेपर कैसे सेट करेंगे, टेस्ट पेपर कैसे बनाएंगे? क्योंकि आपको बच्चों का नुकसान तो करना नहीं है, आपको हर बच्चे को पास करना है। बच्चे खुश होते हैं जब उनको मार्क्स मिलते हैं, दे गेट वेरी हैप्पी, दे नो कि वो क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं। तो उस तरीके से असेसमेंट एंड लर्निंग में हमें ये सिखाया जाता है कि हम कैसे बच्चों का पेपर सेट करें। तो बेसिकली जो हमारा पेपर का मोड होता है, हम अपना पेपर सेट करते हैं एवरेज स्टूडेंट्स के हिसाब से। एवरेज का मतलब 60 to 65% हमारी क्लास इस चीज़ को सॉल्व कर सके। फिर हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे डालते हैं जो ईजीएस्ट ऑफ द ईजी हो, कि ये डेफिनेटली बच्चा देखे और उसको समझ में आ जाए। तो अब आप ये मान के चलिए कि बच्चे के 80 मार्क्स आउट ऑफ 100 आ गए। कुछ उसने एवरेज लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और कुछ उसने बिलो एवरेज के क्वेश्चन लेवल सॉल्व कर लिए। तो अगर एक आई गेस 82% वाला अगर स्टूडेंट है क्लास में, तो वो इस पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकता है। अब हम बात करते हैं टॉपर्स की। अब टॉपर्स कैसे बनते हैं क्लास के? टॉपर्स वैसे बनते हैं जो उस अपर एवरेज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन होता है जो हाउ रिलेटेड होता है। किसी कॉन्सेप्ट का वाई आप बता लोगे, वॉट बता लोगे, बट हाउ में यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन, यू हैव टू यूज़ योर एनालिटिकल स्किल्स, यू हैव टू यूज़ योर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है आपको अपनी, कि ये सवाल आया है, क्यों आया है, कैसे आया है। बहुत सिर घूमता है उसमें। सो वो जो आपका सवाल है वो डिसाइड करता है आपकी क्लास का टॉपर। तो असेसमेंट एंड लर्निंग में हमें ये सिखाया जाता है कि हम पेपर कैसे सेट करते हैं ताकि किसी बच्चे का नुकसान भी ना हो, और जो टॉपर है हमारी क्लास का, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनको लगे कि हाँ उनकी मेहनत रंग लाई है, कि उन्होंने कंसेप्चुअल पढ़ाई की। फिर हम बात करते हैं इसमें एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी की। एजुकेशन टेक्नोलॉजी में हम फिर से वही बात करते हैं कि किस तरीके से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम किस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके। और जो हमारी प्रीवियस टेक्नोलॉजीज़ थी, अब उसमें क्या बदलाव आया है, तो ये हम डिस्कस करते हैं हमारे सेकेंड सेमेस्टर में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम ट्रेंड टीचर्स हो जाते हैं, हमें नॉलेज मिल जाती है, हमारा कंसेप्चुअल नॉलेज स्ट्रांग हो जाता है। अब हम जाएंगे अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स को जज करने। तो जो हमारा थर्ड सेमेस्टर होता है, यानी कि हमारा सेकेंड ईयर का स्टार्टिंग होता है, वो कहलाता है हमारा स्कूल इंटर्नशिप। स्कूल इंटर्नशिप में जब आप जाते हो, नाउ यू आर गोइंग टू टीच द क्लास, यू हैव टू टीच द क्लास। आपकी क्लास में 60 बच्चे हों, आपकी क्लास में 50 बच्चे हों, आपकी क्लास में 40 बच्चे हों या उससे ज़्यादा। अब आपको उस क्राउड को हैंडल करना है। नाउ दैट इज़ अ वेरी टफ टास्क फॉर यू ऑल। अब आप कैसे हैंडल करेंगे वो सिखाया जाता है इसमें ग्रूमिंग में। तो इसमें आपकी टीचिंग होती है ऑफलाइन, ऑनलाइन
और आपको जज किया जाता है, आपको मार्क्स दिए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, क्योंकि आप आगे जाकर क्लास टीचर्स तो बनते ही हैं, सब्जेक्ट टीचर्स तो बनते ही हैं, कभी कभी किसी किसी स्कूल्स में आप कोऑर्डिनेटर्स भी बनते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि 5th स्टैंडर्ड तक के आप कोऑर्डिनेटर हैं, यानी कि आपको 1 to 5 सभी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना है, तो आपकी उन स्किल्स को जज किया जाता है। ऑनलाइन टीचिंग में आपको कंप्यूटर लैपटॉप से पढ़ाना पड़ता है, रिमोट एरिया के बच्चों को आप पढ़ाते हैं, या अपने ही स्कूल में किसी दूसरे क्लासरूम में बैठे हों बच्चे, उनको आप कंप्यूटर्स पढ़ाते हैं। तो आपका ऑनलाइन चेक किया जाता है कि आप ऑनलाइन कैसे पढ़ाते हैं, हाउ यू आर टीचिंग, कि आप सिर्फ ऑफलाइन में अच्छे हैं कि आप ऑनलाइन में भी अच्छे हैं। तो ऑनलाइन टीचिंग में आपको जज किया जाता है, जिसमें आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, अपने टीचिंग पॉइंट्स बनाते हैं, डायग्राम्स इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं, पीपीटीज इनकॉर्पोरेट करते हैं और आप बच्चों को पढ़ाते हैं। ऑफलाइन टीचिंग इज़ लाइक नॉर्मल टीचिंग जो हमारे स्कूल्स में होती थी अभी, जिसमें हमें एक टीचर आता है क्लास में, अपना सब्जेक्ट पढ़ाता है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्कूल इंटर्नशिप में होता है ब्लैक बोर्ड यूज़, कि आप ब्लैक बोर्ड किस तरीके से यूज़ करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी एक टीचर ब्लैक बोर्ड पे खड़ा होता है, उसको हमेशा एंगल ऑफ 45 डिग्रीज का बनाना होता है, क्योंकि आप अपनी पीठ स्टूडेंट्स को नहीं दिखा सकते जब आप कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं। सो आपका एंगल क्या है, वो आपके जो टीचर्स होते हैं, जो आपके सीनियर्स होते हैं, वो आपको जज करते हैं। कितना साफ आप लिखते हैं। कभी कभी जब नए टीचर्स होते हैं या जो नए स्टूडेंट्स आते हैं, उनकी राइटिंग ब्लैक बोर्ड पे टेढ़ी जाती है। अब बच्चे तो इस पे हंसेंगे, तो आपको लिखना सिखाया जाता है ब्लैक बोर्ड पे कि आप कैसे लिखेंगे, डेट कहाँ डालेंगे। डेट डालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अलर्टनेस बताती है कि आप अलर्ट हैं, तो आपके स्टूडेंट्स भी अलर्ट होंगे। टॉपिक, व्हाट यू आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, योर सब्जेक्ट, कि आपके सब्जेक्ट के टीचर हैं। साइंस, सपोज आप साइंस पढ़ा रहे हो, तो साइंस में हमारा टॉपिक है आज फोटोसिंथेसिस, इस तरीके से आप लिखते हैं, या प्रकाश संश्लेषण अगर आप हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो। और आपकी क्लास क्या है, 5th को पढ़ा रहे हैं, 6th को पढ़ा रहे हैं, और कितनी ड्यूरेशन की क्लास है आपकी, 30 मिनट, 35 मिनट या 40 मिनट, उससे ज़्यादा बच्चे नहीं बैठते क्लासरूम में। 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चे, आगे के बच्चे बैठ सकते हैं क्योंकि उनकी हायर स्टडीज़ हो जाती है। तो ये हो गई बात हमारी ऑनलाइन की और ऑफलाइन की। फिर आती है एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव में आपको कोऑर्डिनेटिंग एबिलिटीज़ आपकी चेक की जाती है कि आप किस तरीके से कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कर पा रहे हो स्कूल में। तो एक में एक इवेंट बीएड के टीचर्स को या डीएलएड के टीचर्स को ज़रूर ऑर्गेनाइज करवाता है स्कूल, कि वो जज कर सके कि आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। या तो एक एग्जीबिशन रख दिया, या तो एक कोई भी ड्राइंग कंपटीशन, कोलाज कंपटीशन, लाइक पोस्टर कंपटीशन, इस तरीके से आपको पूरी क्लास दे दी जाती है कि आप किस तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं। सो उस तरीके से फिर आपका ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। फिर आप एक स्किल बेस्ड कोर्स लेते हैं, स्काउटिंग एंड गाइडिंग कोर्स होता है इसमें, जो कि आपका एनएसएस कैंप कहलाता है। इसमें आप एनएसएस कैंप करते हैं और अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ पढ़ाई जाती है, और आपका एक हैंडवर्क होता है जहाँ पे आप फाइल्स मेंटेन करते हैं अपने। फिर आपका आता है 4th सेमेस्टर, यानी कि आपको बीएड ख़त्म होने वाला है। उसमें आपको सिखाया जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है समावेशी विज्ञान, समावेशी ज्ञान, जहाँ पे आपके सारे पर्सपेक्टिव को लिया जाता है, हर एक आयाम को लिया जाता है इन इंक्लूसिव एजुकेशन में। जेंडर, स्कूल और सोसाइटी पढ़ाया जाता है कि आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है कि ये मेल स्टूडेंट है, ये फीमेल स्टूडेंट है, आपको उनके बीच में पार्शियलिटी नहीं करनी है। फिर आपका आता है एनवायरमेंटल एजुकेशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन यू हैव योर इंडियन सिविलाइजेशन, राइट। इंडियन सिविलाइजेशन पढ़ाया जाता है आपको, थोड़ा बहुत रूरल डेवलपमेंट पढ़ाया जाता है, और आपकी छोटी मोटी स्कूल इंटर्नशिप भी होती रहती है टाइम टू टाइम। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम की। मैं आपको सीटेट के बारे में तो बताई चुकी हूँ कि आप किस तरीके से सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और हर एक स्टेट का एग्ज़ाम होता है जो कि कहलाता है टेट एग्ज़ाम, TET। लाइक हमारे मेरे उत्तर प्रदेश का जो टेट एग्ज़ाम है वो यूपी टेट कहलाता है, बिहार का है तो वो बिहार टेट कहलाएगा। तो ये जो है, इससे आप अपने गवर्नमेंट, आपके जो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल हैं, आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। और जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसके बाद आप सेंट्रल स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका KVS हो गया या आपका MBS हो गया, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं।
फिर भी KVS और NVS के दोबारा एग्ज़ाम्स होते हैं। सिर्फ BEd और CTET करने से आप KVS के टीचर नहीं बन जाते। KVS के टीचर को बनने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, BEd होना चाहिए, और BEd के बाद आपको उन KVS का एग्ज़ाम भी निकालना होता है, जिसमें मोर और लेस सिलेबस सेम होता है। थोड़ी बहुत इसमें GK ज़्यादा पूछी जाती है, करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछे जाते हैं और इन डेप्थ नॉलेज पूछी जाती है। बट अगर आप रेगुलर स्टडीज़ करते हैं तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे जॉब्स की, जो कि मैंने आपको बताया कि आप किसी भी सेंट्रल स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं। एडहॉक बेसिस पे भी होती है, कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर 1 ईयर, या वो एक्सटेंड भी हो जाती है अगर आपका काम पसंद आया या वैकेंसी हो आपके स्कूल्स में। फिर आप NBS में भी नौकरी कर सकते हैं अगर हम बात करें इस गवर्नमेंट स्कूल्स की, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं वो भी आपको वेलकम करते हैं। नाउ इट इज़ योर चॉइस वेदर यू वांट टू वर्क विद प्राइवेट स्कूल्स और यू वांट टू वर्क हार्डर, क्वालिफाई द एग्ज़ाम एंड मूव टू द गवर्नमेंट स्कूल्स, राइट। उसके बाद अगर आप PG हैं, अगर आपने PG किया हुआ है, पोस्ट ग्रेड है, और आपने अपना BEd भी किया हुआ है, तो आप GIC जिस गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स को निकाल के भी आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं और आप इस तरीके से अपने आप को फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। अब मुझसे किसी ने यहाँ पे पूछा था कि मैम व्हाट आर द स्किल्स दैट आर बीइंग रिक्वायर्ड फॉर बीइंग अ टीचर। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप एक पेशेंट लिसनर हो, क्योंकि आपको बच्चों को सुनना है। सो पेशेंट लिसनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग अ टीचर। यू हैव टू बी एक्सपेरिमेंटल, आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, क्योंकि आपको हर एक नया दिन मिलता है अपनी क्लास में जाने का, आप उसको बोरिंग नहीं बना सकते। सो यू हैव टू बी एक्सपेरिमेंटल। देन यू हैव टू बी अ लर्नर। ऐसा नहीं है कि जो एक टीचर है उसको सब कुछ आता है, ये बहुत ही गलत धारणा है। टीचर हर दिन एक सीखता है, हर दिन अपने बच्चों से कुछ ना कुछ सीखता है। सो यू हैव टू बी लर्नर, you have to learn, and then you have to be a very hard worker and you have to be an enthusiast. Now I think I might take your questions. The first question was being asked by Aditya. As a teacher, how do you overcome your fear of teaching in front of huge number of students? Well, it comes with experience, it comes with the number of classes that you take, and if you are confident, अगर आपको अपनी नॉलेज पर पूरा विश्वास है, आप पूरी क्लास को क्या, आप पूरी सोसाइटी को फेस कर सकते हैं। सो जितना ज़्यादा आप पढ़ाओगे, जितना ज़्यादा आप बच्चों से इंटरेक्ट करोगे, फ्रेंडली बिहेव करोगे। फ्रेंडली का बिहेव का मतलब ये है कि नहीं ओवर फ्रेंडली नहीं होना है, आपको अपनी गरिमा मेंटेन रखनी है। सो द मोर यू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट, जितना ज़्यादा आप उनसे बात करेंगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ाएंगे और खुद पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, ताकि आप बच्चों के क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। इस तरीके से आप अपने फियर को ओवरकम कर सकते हैं। Then we have Sony. Sony is asking, ma'am, what are the skills and quality that make you a good lecturer? So the qualities that make anyone or even me a good lecturer is my knowledge, my competency, and my confidence. Chitra is asking, is BEd mandatory to be a teacher? Can any other stream of students be a teacher? Yes, BEd is very important. It is the basic criteria to make you eligible for the teaching post. और आप किसी भी स्ट्रीम के हों, आप बैचलर्स किए हुए हों, BA हो, BCom हो, BSc हो, या PG कोर्सेज करे हों, या सो वो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। एंड मैम, हाउ डू यू इंश्योर दैट द स्टूडेंट्स रिमेन एंगेज ड्यूरिंग द लेक्चर्स? व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज यू फेस व्हाइल टीचिंग? वेल, स्टूडेंट्स आर वेरी टॉकेटिव. They try to disturb during the class. So आपको उनको punishment नहीं देना है. You have to motivate them so that they study further and they focus. And you need to guide them. You need to talk to them after the class so that they actually understand कि किस तरीके से आप उनको समझ रहे हैं. उनको ये ना लगे कि आप उनको सिर्फ डांट ही रहे हैं. How you are engaging with the students, that plays a very important role.
and except teaching, what other job you can get with PhD degree? Except teaching, okay. So teaching अगर आप नहीं करना चाहते हैं PhD डिग्री के बाद, मेरा सजेशन यही है कि आप पहले तो टीचिंग ही करिए, फिर आप अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में या तो आप रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च में आप आगे फर्दर जा सकते हैं. यू कैन कोलैबोरेट विद एनी ऑफ द कंपनी जो आपके रिसर्च प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करे और उस पर आपको फंडिंग करे और आप आगे उसमें बढ़ सकते हैं. तो आप मुझे प्लीज़ क्लियर करिए कि आप किस सब्जेक्ट के बारे में पूछना चाहती हैं मिस सोनी बांग्ला. एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? आई शुड गेट सो now after the talk on teaching in career sector, I would like to discuss what is NEP 2020 और हमारी गवर्नमेंट ने इसके क्या की प्रपोजल्स निकाले हैं. So on 29th So on 29th July 2020, our Union Cabinet approved a new education policy after the year gap of 34 long time span. So this is called as NEP, that is National Education Policy 2020. And earlier this policy was known as NPE, that is National Policy on Education. And ये जो हमारी पॉलिसी थी ये 1986 में हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी, विच वॉज फर्दर मॉडिफाइड इन 1992. तो ये जो हमारी पॉलिसी है, पहले की जो हमारी पॉलिसी थी उसका फोकस दो चीज़ों पे था. फर्स्ट इज एक्सेस एंड सेकेंड इज इक्विटी. एक्सेस का मतलब ये होता है दैट अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन टू ऑल, एंड इक्विटी मीन्स दैट इफ यू आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन दैट शुड बी इक्वली प्रोवाइडेड, देयर शुड बी फेयरनेस इन दी एजुकेशन. बट जो हमारी NEP है, यानी कि जो हमारी प्रेजेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, दैट एक्चुअली फोकसेस ऑन क्वालिटी एजुकेशन. नाउ इट इज़ फोकसिंग ऑन एक्सेस ऑल्सो, इट इज़ फोकसिंग ऑन इक्विटी ऑल्सो, और साथ ही साथ ये फोकस करता है क्वालिटी एजुकेशन पे, कि जो अब हमारे स्टूडेंट्स को एजुकेशन मिले वो क्वालिटी अप्रूव हो, उसमें क्वालिटी हो. तो जो भी हमारे की प्रपोजल्स हैं इस बार के NEP के, उसमें सबसे पहला ये है कि जो हमारे स्कूल का एकेडमिक स्ट्रक्चर था पहले, दैट वाज 10+2 स्ट्रक्चर ऑफ स्कूलिंग, जो हम लोग कहते थे कि बच्चे ने अगर 10th पास कर लिया है उसके बाद उसके 2 साल होते हैं जिसमें वो अपना 11th 12th पास करते हैं. बट अब जो हमारा स्कूल का एकेडमिक स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट हो गया हमारा 5+3+3+4 एकेडमिक स्ट्रक्चर में. अब ये नया स्ट्रक्चर क्या है इसको थोड़ा जानते हैं. जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है 5 years का, उसमें ये है कि जो पहले के 3 साल हैं वो बच्चा प्री स्कूलिंग करेगा, यानी कि उसमें KG पढ़ेगा, लोअर KG पढ़ेगा और अपर KG पढ़ेगा. उसके बाद ये उसके 3 साल कंप्लीट हो गए, उसके बाद वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएगा और सेकेंड स्टैंडर्ड में जाएगा. तो जो ये बच्चे के 5 साल हैं ये कहलाएगा उसका फाउंडेशन कोर्स, या फाउंडेशन एक स्टेप उसने अचीव कर लिया. सेकंड है आपका 5+3. अब ये 3 साल जो है उसमें बच्चा 3rd स्टैंडर्ड में जाएगा, 4th स्टैंडर्ड में जाएगा और 5th स्टैंडर्ड में जाएगा. सो ये आपका कहलाता है प्रिपरेटरी स्टेज या फिर प्राइमरी स्कूल स्टेज. एंड देन योर थर्ड इज अगेन 3 years कोर्स, जिसमें आपका स्टूडेंट 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड में जाएगा. एंड दिस इज कॉल्ड एज योर मिडिल स्कूलिंग फेज. और फिर आपका फाइनली है 4th year, जहाँ पे बच्चा आपका 9th, 10th, 11th और 12th स्टैंडर्ड में जाएगा, और ये उसका कहलाएगा सेकेंडरी स्कूल स्टेज. तो अब जो हमारा एकेडमिक स्ट्रक्चर है वो हमारा 5+3+3+4 हो गया है, ना कि 10+2 रह गया है.
और ये हुआ इसलिए था क्योंकि पहले जो हमारे स्टूडेंट्स हुआ करते थे वो डायरेक्टली फर्स्ट क्लास में एनरोल हो जाते थे, वो केजी, एलकेजी, यूकेजी में नहीं पढ़ते थे इतना, जो भी हमारे रूरल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं दे गॉट एडमिशन इन द फर्स्ट क्लास में। तो बच्चे की एक फाउंडेशन डेवलप करने के लिए ये हमारे गवर्नमेंट ने एक स्टेप अहेड लिया है। देन हम बात करते हैं हमारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ जो हैं उसमें अब मल्टीपल एग्जिट और एंट्री के ऑप्शंस हैं। पहले जो हमारा यूजी कोर्सेज़ होता था वो हमारा 3 साल का होता था, जहाँ पे हम बच्चे जो होते थे वो अपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जाके पढ़ाई करते थे, और जो उनका लास्ट ईयर होता था वो उनका ऑनर्स कहलाता था। बट अब जो इन्होंने चेंज कर दिया है, उन्होंने पूरे आपके 4th ईयर तक के ग्रेजुएशन को बाइफरकेट कर दिया है। यानी कि अगर आप चाहें तो आप अपने फर्स्ट ईयर प्रोग्राम के बाद एग्जिट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम से, और वो जो फर्स्ट ईयर होगा आपका दैट विल बी कॉल्ड एज योर डिप्लोमा कोर्स। एंड अगर आप सेकेंड ईयर करते हैं अपने पीजी को यूजी कोर्स का, सो दैट विल बी कॉल्ड एज एडवांस्ड डिप्लोमा कोर्स। और अगर आप थर्ड ईयर तक जाते हैं अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, तो उससे आपको मिल जाएगी अपनी बैचलर्स डिग्री, जो हमारा सेम होता था अभी तक। फिर अगर आप चाहते हैं कि आप 4th ईयर भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, सो वो कहलाएगा आपका रिसर्च डिग्री। तो इस तरीके से जो हमारा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो 4 साल का हो गया है। अगर आपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 4 साल का किया है तो आप मास्टर्स 1 ईयर का ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि मास्टर्स के जो 2 साल होते थे पहले या अभी भी है, अगर आप यूजी 3 साल का करते हैं तो उसमें आपको रिसर्च वर्क सिखाया जाता है और आपके सब्जेक्ट की नॉलेज को और थोरो किया जाता है। बट अगर आप यूजी कोर्सेज में अपना 4th ईयर करके आ गए हैं, सो दैट विल डेफिनेटली बी यूजफुल टू यू, क्योंकि आप रिसर्च वर्क ऑलरेडी स्टडी करके आ चुके हैं। अब जो हमारा कॉलेजेस का सिस्टम होगा ग्रेडिंग का, दैट विल बी क्रेडिट बेस्ड। क्रेडिट बेस्ड का मतलब ये होता है, अगर हम एक सब्जेक्ट को अगर हम बात करें, सपोज आई से इंग्लिश, तो इंग्लिश के सपोज आई से 200 क्रेडिट्स, सो व्हाट डज दैट 200 क्रेडिट मीन? यानी एक क्रेडिट का मतलब है कि 1 आवर ऑफ टीचिंग या फिर 2 आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल वर्क या फील्ड वर्क। तो अब क्रेडिट के हिसाब से आपके सब्जेक्ट्स को वेटेज दिया जाएगा। और अब हर एक स्टूडेंट का ABC होगा, दैट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है वो आपका स्टोर हाउस एक्ट करेगा, स्टोर हाउस ऑफ योर क्रेडिट, कि किस तरीके से आपने किस कोर्स में कितने क्रेडिट्स अर्न किए। एंड इट विल बी अवेलेबल ऑनलाइन। उसके लिए आपको कोई भी इतना ज़्यादा अपने सर्टिफिकेट्स या अपनी मार्किंग्स को बचा के नहीं रखना है। एवरीथिंग विल बी नाउ ऑनलाइन एंड यू विल हैव एक्सेस टू दैट। तो ये हमारा यूजी प्रोग्राम में चेंजेस की मैंने बात करी। अब हम बात करते हैं थोड़ी बहुत मास्टर्स की। अगर आप मास्टर्स करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप 2 साल का मास्टर्स भी कर सकते हैं, अगर आपकी ग्रेजुएशन 3 साल की है। एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर 1 ईयर ऑफ मास्टर्स इफ़ यू हैव डन ऑलरेडी 4 years ऑफ यूजी कोर्स। अगर आपने 3 साल का यूजी कोर्स किया है तो आप मास्टर्स के 2 साल आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसमें जो फ़ायदा ये हुआ है ये है कि आपका जो रिसर्च वर्क है, आपकी जो नॉलेज है, वो एक अलग लेवल से डेवलप होगी। रिसर्च पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, इन डेप्थ नॉलेज पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और तीसरी जो बात निकल के आई है इस NEP में वो ये है कि अब MPhil को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। पहले जो MPhil का प्रोग्राम था उसमें 2 साल का प्रोग्राम होता था जिसमें आप डिसर्टेशन करते थे, और PhD का जो थीसिस होता है वो बहुत ही लेंदी होता है, बल्कि जो MPhil का डिसर्टेशन होता है वो थोड़ा शॉर्ट में हम लोग करते हैं, या हमारे चैप्टर्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, टॉपिक हमारा इतना डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है। तो बच्चे क्या करते थे, पहले MA के बाद MPhil कर लेते थे एंड वो एलिजिबल हो जाते थे कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए। बट अब MPhil इज़ नाउ कम्प्लीटली डिसकंटिन्यूड। तो अब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सीधे अपने मास्टर्स प्रोग्राम के बाद PhD प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हैं। सो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट दैट नाउ योर नॉलेज इज़ गोइंग टू इंक्रीज डे बाय डे, बिकॉज आप एक ही स्ट्रीम में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप मास्टर्स के बाद अगर आप चाहें तो आप PhD में एनरोल हो जाएं, या आप DPhil कर लें, दैट इज़ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी।
और सबसे बड़ी जो बात यहाँ पे हुई है NEP में वो ये है कि there will be no hard separations or no hard distinctions between arts and sciences, curricular and extracurricular courses, vocational and academic courses. यानी कि अगर आप बीटेक कर रहे हैं, अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आप साइड में म्यूज़िक ले सकते हैं एज योर सब्जेक्ट. तो इस तरीके से कोई हार्ड सेपरेशन नहीं होगा आर्ट्स और साइंसेस में, करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर में, वोकेशनल और एकेडमिक में. और ये हुआ क्यों है? इट इज़ डन so that we can eliminate the harmful hierarchies between the different areas of learning. पहले बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रेन होता था कि अगर आप आर्ट्स के हैं तो आप आर्ट्स की स्ट्रीम में आगे बढ़ें. आपका मन भी होता था अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं कि हमें काश म्यूज़िक सीखने का मौका मिलता या काश आर्ट सीखने का मौका मिलता. तो ये एक अचीवमेंट है स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इम्प्लीमेंट करने में इसको काफ़ी मेहनत लगेगी, काफ़ी एफर्ट्स लगेंगे, बिकॉज हमारे पास टीचर्स और एजुकेटर्स भी होने चाहिए जो इस तरीके से इस मर्जिंग को आगे ला सकें. तो अब आप एकेडमिक्स के साथ साथ लाइफ स्किल्स पढ़ सकते हैं, लाइफ स्किल्स को समझ सकते हैं. अब क्लास 6 से डिकोडिंग, एनकोडिंग और कोडिंग पढ़ाई जाएगी स्टूडेंट्स को. नाउ दे विल कम टू नो मोर अबाउट द कंप्यूटर्स, मोर अबाउट कोडिंग एंड डिकोडिंग. 5th तक के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को अब उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा. उसके बाद उनको लैंग्वेजेस की जानकारी दी जाएगी. तो ये बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जो हमारे एकेडमिक स्ट्रक्चर को, हमारे इंडिया के एकेडमिक स्ट्रक्चर को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, बहुत ही. तो इस तरीके से हमारा ये जो NEP है, इट इज़ गोइंग टू बी डेफिनेटली फ्रूटफुल फॉर all the students who are now going to enroll themselves in any of the courses. Now I'm done with the session. If anybody is there with any of the question, then please ask. Any questions by anyone? Questions are coming on this. Okay, so I guess I need to end the session now. So today we have talked about कि आप किस तरीके से अपना टीचिंग में करियर डेवलप कर सकते हैं और किस तरीके से हमारे NEP 2020 के फर्दर चेंजेस हुए हैं जो हमारे एकेडमिक स्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में, स्टूडेंट्स के एकेडमिक और लाइफ स्किल्स को अपग्रेड करने में और स्टूडेंट्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है. So now I end this session and I'm very thankful to SDF, Shashi Dream Foundations, for giving me this platform and interact with the beautiful people out there. Thank you, Harshal sir.